हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 31 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये क्लास हम लेट डिस्कस कर रहे हैं, किन्हीं कारणों की वजह से हम इसको टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आगे से हम 1-2 दिन में पूरे रूटीन पे वापस ले आएंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, इनकी स्थापना 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, उनकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी और किनके द्वारा? तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस वर्ष कुल 15 नर्सिंग कर्मियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन है। पहला है रेवा रानी सरकार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एएनएम है। दूसरी है वलीवेती सुबावती, ये आंध्र प्रदेश की हैं। तीसरी है सरोज फकीर बाई पटेल, ये दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव की हैं। चौथी है रजिया बेगम पीबी, ये लक्षद्वीप की हैं। पांचवें नंबर पर है सुजाता अशोक बागुल, ये महाराष्ट्र की हैं। और छठे नंबर पर है बीना पानी डेका, ये असम के हैं। और नेक्स्ट है किंजुम सोरा कारगा, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। डिम्पल अरोड़ा, ये दिल्ली के हैं। और मेजर जनरल सीना पीडी, ये भी दिल्ली के हैं। डॉक्टर बानू एमआर, कर्नाटक। लीमा पोकपम रंजिता देवी, ये मणिपुर के हैं। वी लाल मंगई, ये मिजोरम के हैं। एल एस मणिमोची, ये पुडुचेरी के हैं। अल्ला मेलू मंग्यार करसी, ये तमिलनाडु के हैं। और डोली विश्वास, ये पश्चिम बंगाल के हैं। तो इन 15 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है आयुष सुरक्षा पोर्टल। तो 30 मई को केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा नई दिल्ली में आयुष भवन में इस आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों, राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस केंद्रों और प्रमुख नियामक हितधारकों से डेटा को एकीकृत करके भ्रामक विज्ञापनों और दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की रियल टाइम निगरानी, व्यवस्थित विश्लेषण और समन्वित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो किस लिए किया गया है? जो भ्रामक विज्ञापन है और जो दवाएं हैं उनका विज्ञापन किया जाता है। ठीक है, तो उनके प्रतिकूल प्रभावों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, व्यवस्थित विश्लेषण और समन्वित कार्रवाई की सुविधा के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, आयुष सुरक्षा पोर्टल को। ठीक है, और इसको भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। आयुष सुरक्षा पोर्टल को रीट याचिका सिविल संख्या 645/2022 में सर्वोच्च न्यायालय के 30 जुलाई 2024 के आदेश के अनुसार विकसित किया गया है, जिसमें न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापनों और दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित डेटा की निगरानी और प्रकाशन के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड की आवश्यकता पर जोर दिया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। ठीक है, एक ऐसा डैशबोर्ड बनाने के लिए जो भ्रामक विज्ञापन और दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाए। ठीक है, उनसे संबंधित जो डेटा है उसकी निगरानी करे और उनका प्रकाशन करे। ठीक है, और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सीधा CCRS की तकनीकी सहयोग से इसको विकसित किया गया है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सीधा CCRS के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई एक 660 मेगावाट की है, उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके अंतर्गत 3 इकाई स्थापित की जाएगी 660 वाट की, एक इकाई 660 वाट की है। तो ये टोटल 3 इकाई इस तरह की स्थापित की जाएंगी। उनमें से पहली इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, ये विद्युत परियोजना नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL की एक प्रमुख पहल है, जिसमें NLC इंडिया लिमिटेड 51% हिस्सेदारी है और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी है। और इसके अंतर्गत विद्युत खरीद समझौता है वो उत्तर प्रदेश के साथ किया गया 1487.28 मेगावाट का। टोटल इसकी कैपेसिटी है उसका 75.12% और असम के साथ किया गया है 492.72 मेगावाट के लिए। ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी का 24.88% है। तो NOx और SOx, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने हेतु
इसमें सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन SCR और फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन FGD तकनीकों का उपयोग किया गया है और इसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है। यह परियोजना परिष्कृत निगरानी उपकरणों से सुसज्जित है, जिसमें परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली CEMS शामिल है। ठीक है, तो ये थी घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एवं यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो ध्रुवा है वो भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया एक व्यापक नीति दस्तावेज है। ठीक है, ये नीति राष्ट्रीय डिजिटल पता डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ध्रुवा का दृष्टिकोण है वो एक मानकीकृत अंतर संचालनीय और जियो कोडेड डिजिटल पता प्रणाली स्थापित करना है, जो पते की जानकारी को सुरक्षित, सहमति आधारित और निर्बाध साझाकरण सुनिश्चित करती है। तो ध्रुवा भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया एक व्यापक नीति दस्तावेज है। नेक्स्ट है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल के जम्बूरी मैदान में। किसके द्वारा? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। जो स्मारक सिक्का है ये 300 रुपए का सिक्का है। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर है वो 1765 में मालवा की शासक बनी थी। ठीक है, और इन्होंने राजधानी को महेश्वर स्थानांतरित किया था। महेश्वर है वहां पर इन्होंने महेश्वर जो साड़ी है जिसको GI टैग मिला हुआ है उसके लिए कारीगरों को ला करके बसाया था। तो जो महेश्वर साड़ी है इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और 1780 में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया और सोमनाथ, हरिद्वार, पुष्कर और रामेश्वर सहित पूरे भारत में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने इन्हें दार्शनिक रानी कहा है। ठीक है, तो ब्रिटिश इतिहासकार हैं जॉन की, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को दार्शनिक रानी की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है तेजस MK-1A के लिए पहली सेंटर फ्यूजलेज असेंबली। तो हल्के लड़ाकू विमान LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के लिए पहली सेंटर फ्यूजलेज असेंबली 30 मई को हैदराबाद में मैसर्स VEM टेक्नोलॉजीज द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दी गई है। ठीक है, तो कहाँ स्थापित की गई है? ये हैदराबाद में स्थापित की गई है। और पहली बार LCA तेजस के लिए एक प्रमुख सब असेंबली का निर्माण एक निजी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 17 महिला कैडेटों का पहला बैच राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA से पास आउट। ठीक है, तो 148वीं कोर्स स्प्रिंग टर्म 2025 के समापन पर 30 मई को 17 महिला कैडेटों का पहला बैच अकादमी से पास आउट हुआ है। NDA में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया। तो पासिंग आउट परेड महाराष्ट्र के खड़गवासला में क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड में हुई थी, जिसमें कुल 1341 कैडेट ने भाग लिया। इसमें 17 महिला कैडेट थी। ठीक है, और इसके समीक्षा अधिकारी थे इस पास आउट परेड के मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर VK सिंह, सेवानिवृत्त। ठीक है, रिटायर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट है गोवा बना पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य। तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को औपचारिक रूप से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया है। ठीक है, फुल फंक्शनल लिटरेसी वाला राज्य डिक्लेयर किया है। गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को पार कर लिया है। पहला ऐसा राज्य कौन सा है? मिजोरम है। ठीक है, तो जिस राज्य ने 95% साक्षरता हासिल की है उसको पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है। 95% या उससे अधिक। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है और ये 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए लागू की जा रही है। ये योजना नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और उन वयस्कों जो 15 वर्ष या उससे ऊपर हैं उनको लक्षित करती है जो कभी स्कूल नहीं जा सके। तो 15 साल और उससे 15 साल से ज़्यादा के ऊपर के जो वयस्क हैं और जो कभी स्कूल नहीं जा सके उनको ये शिक्षित करने का काम करती है। इसमें 5 घटक शामिल हैं। पहला है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, दूसरा है जीवनोपयोगी आवश्यक कौशल, तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा, चौथा है व्यावसायिक शिक्षा और पांचवा है सतत शिक्षा।
तो इसके अंतर्गत ये 5 घटक शामिल हैं। उल्लास के अंतर्गत इनके आधार पर किसी को साक्षर घोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत को जन जन साक्षर बनाना है और ये कर्तव्य बोध की भावना पर आधारित है। इसे स्वयं सेवा आधारित मॉडल पर लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025। तो ये प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम है अनमास्किंग द अपील ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस। ठीक है, तो इसकी थीम रखी गई है अनमास्किंग द अपील ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस। ये इसकी थीम है और ये 31 मई को मनाया जाता है। अगला है इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत 3 नए स्टार्टअप का भारत के स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल के निर्माण के लिए चयन किया गया है। पहला है सॉकेट एआई। तो ये भारत का पहला ओपन सोर्स 120 बिलियन पैरामीटर फाउंडेशन मॉडल विकसित करेगा जो देश की भाषाई विविधता के लिए अनुकूलित होगा तथा रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को लक्षित करेगा। दूसरा है ज्ञानी एआई। ये 14 बिलियन पैरामीटर वॉइस एआई फाउंडेशन मॉडल का निर्माण करेगा जो उन्नत तर्क क्षमताओं के साथ बहुभाषी रियल टाइम विवरण प्रदान करेगा। और तीसरा है गण एआई। ये वर्तमान वैश्विक नेताओं से आगे निकलने के लिए सुपर ह्यूमन टीटीएस टेक्स्ट टू स्पीच क्षमताओं को लक्षित करते हुए 70 बिलियन पैरामीटर बहुभाषी फाउंडेशन मॉडल तैयार करेगा। और जो सर्वम एआई है उसको भारत के संप्रभु लार्ज लैंग्वेज मॉडल इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए चुना गया है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय कंप्यूटिंग क्षमता है और 34,000 जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को पार कर गई है। क्लाउड पर यह विस्तारित कंप्यूट क्षमता प्रशिक्षण और अनुमान के लिए एक सामान्य कंप्यूटेशनल एआई प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी जो भारतीय संदर्भ के अनुरूप स्वदेशी आधारभूत मॉडल और एआई समाधान विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के साथ संयुक्त रूप से आयोजित इंडिया एआई I4C साइबर गार्ड एआई हैकेथॉन के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो इंडिया एआई I4C साइबर गार्ड एआई हैकेथॉन के विजेता कौन कौन है? S4AI टेक्नोलॉजीज LLP, इसके निसरक गांधी, पटेल दर्शन कुमार शंकर भाई और भैंस दादिया केविन वसंत भाई, ये 3 लोग इस टीम में थे S4AI टेक्नोलॉजीज। दूसरी है क्लाउड एसीके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसमें लास्या इम्पागुटा, शुभम लोहारुका और पुनीत हेगड़े शामिल थे। ठीक है, और तीसरी है वर्ल्ड बग इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें मीत बिस्ट, रोहित गणका और युक्ता चौहान शामिल थे। चौथी है महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान। इसमें अदिति सिंह, पलक गर्ग और रीवा जैन शामिल थी और ये सभी महिला टीम थी। तीनों इसमें महिलाएं थी महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान वाली टीम में। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB द्वारा मैसूरू स्थित S3V वस्कुलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को प्रोजेक्ट एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के उपचार के लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी किट के एकीकृत निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, तो S3V वस्कुलर टेक्नोलॉजीज है वो एक अपस्ट्रीम एकीकृत सुविधा में माइक्रो कैथेटर, एस्पिरेशन कैथेटर, गाइड वायर और स्टेंट रिट्रीवर सिस्टम सहित न्यूरो इंटरवेंशन उपकरणों के पूरे सेट को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। तो इसके लिए TDB ने इसको सहायता प्रदान की है। अगला है दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए AI पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो 30 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मंत्रालय के तहत कार्यरत मिनी रतन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम के सहयोग से संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा। ठीक है, और इस सम्मेलन के दौरान भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा AI और सुगम्यता पर केंद्रित 4 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया। ये पहले कौन कौन से हैं? पहला है मिशन AI एक्सेसिबिलिटी, दूसरा है मिशन AI दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सहायक तकनीकों और उपकरणों में AI का कार्यान्वयन, तीसरी है राष्ट्रीय दिव्यांगता सहायता AI चैटबॉट और चौथा है यूनाइटेड बेनिफिट्स इंटरफेस UBI। इन मिशनों का उद्देश्य समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए AI का उपयोग करना
तथा सहायक प्रौद्योगिकी में स्केलेबल समाधान प्रदान करना है। अगला है सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। कौन कौन से हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई, उन्होंने न्यायमूर्ति NV अंजारिया, विजय बिश्नोई और AS चंदूरकर को पद की शपथ दिलाई है। इन 3 की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायमूर्ति NV अंजारिया, विजय बिश्नोई और AS चंदूरकर। ठीक है, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है। इसकी फुल कैपेसिटी है 34। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 34। तो अभी टोटल 34 हो गए हैं मुख्य न्यायाधीश सहित। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो किसको प्रदान किया गया है? आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन है वो एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है जो कनाडा भारत संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका ग्लोबल इंडियन अवार्ड है वो भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अगला है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 2025। तो ये प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 मई को। और इस बार इसकी थीम है वो शांति स्थापना का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग था। ठीक है, ये इसकी थीम थी इस बार, शांति स्थापना का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। भारत है वो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में वर्दीधारी कर्मियों का चौथा सबसे बड़ा योगदान करता है। जो सैन्य कर्मी है उसमें चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में है। ठीक है, और 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन थे? पहले हैं ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, दूसरे हैं हवलदार संजय सिंह। और मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 है वो स्क्वाड्रन लीडर शेरोन म्यूनसोटे सिमे, ये घाना की है, स्क्वाड्रन लीडर शेरोन म्यूनसोटे सिमे, तो इसको प्रदान किया गया है। और UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 है और जैनब गबला को प्रदान किया गया है, ये सियरा लियोन की है। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? राजभवन के वामन वृक्ष कला उद्यान बोनसाई गार्डन में। तो गोवा का जो राजभवन है उसमें वामन वृक्ष कला उद्यान बोनसाई गार्डन है, उसमें इन मूर्तियों को स्थापित किया गया है। आचार्य चरक हैं, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, उनको आयुर्वेद का जनक माना जाता है। और ऋषि सुश्रुत हैं, उनको जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, इनको शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। अगला है त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित है, जहां पर अभी अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, आतंकवादी हमला हुआ था पुलवामा में। ठीक है, पहले हुआ था आतंकवादी हमला, है वहां पर हो चुका है जम्मू और कश्मीर में। और ये लुप्त प्राय कश्मीरी हिरण हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है वो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ने इको सेंसिटिव जोन को ऐसे क्षेत्र या जोन के रूप में परिभाषित किया है जिनके पास अद्वितीय पर्यावरणीय संसाधन होते हैं और जिन्हें उनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जो जोन है वो ऐसे क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जहां पर पर्यावरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, और उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अंकुर, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ये ओडिशा सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा राज्य में समावेशी, सतत और नवोन्मेषी शहरी विकास को गति देने के लिए प्रारंभ की गई पहल है अंकुर, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है अंकिता, तो ये है असम्स न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर अंकिता। तो अंकिता क्या है? ये क्षेत्रीय भाषा असमिया में समाचार प्रस्तुत करने वाली AI आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर है और इसको असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसकी पहली प्रस्तुति में असम कैबिनेट बैठक की खबरों, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम भूपेन हजारिका के नाम पर रखने तथा चाय बागान मजदूरों के लिए समय आधारित अनुदान की मंजूरी को प्रस्तुत किया गया इसके द्वारा, अंकिता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है यशोदा AI अभियान।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रारंभ यशोदा एआई आपकी एआई सखी अभियान है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में कौशल के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का अभियान है। तो किसका अभियान है? राष्ट्रीय महिला आयोग का यशोदा एआई अभियान। अगला है तियानवेन टू प्रोब, तो ये चीन का अंतरिक्ष अभियान है और दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च B3 रॉकेट के जरिए इसको प्रक्षेपित किया गया, लॉन्ग मार्च B3 रॉकेट के द्वारा। और इसका लक्ष्य क्षुद्र ग्रह 2016 HO3, इसका दूसरा नाम है 469219 कामोओलेवा से नमूने एकत्र करके लाना है। ठीक है, तो ये चीन का अंतरिक्ष अभियान है। नेक्स्ट है पहला ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025, इस साल का ये पहला है। ठीक है, तो 19 से 27 मई 2025 तक सुहेल जर्मनी में आयोजित किया गया और इसमें भारत पदक तालिका में कुल 11 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण थे, 4 रजत और 4 कांस्य जीत करके शीर्ष स्थान पर रहा। 11 पदकों के साथ भारत शीर्ष स्थान पर रहा और चीन और इटली हैं वो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। और भारत के जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, 3 गोल्ड जीते हैं भारत ने। तो पहले हैं कनक, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। दूसरी है साम्भवी श्रवण क्षीरसागरी, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरी है तेजस्विनी, इन्होंने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। तो जो अगला होने वाला है दूसरा, उसका आयोजन सितंबर अक्टूबर में नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। अगला है हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025, तो प्रतिवर्ष 30 मई को ये मनाया जाता है और 30 मई 1986 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड की स्थापना की थी। ठीक है, तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। इसकी स्थापना 30 मई 1986 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा की गई थी और इसी दिन को चिन्हित करने के लिए हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मिशन वैष्णवी, तो दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने वाली 23 वर्षीय महिला वैष्णवी हगावने की मौत के बाद महाराष्ट्र के मराठा समुदाय द्वारा प्रारंभ दहेज विरोधी पहल है और दहेज उत्पीड़न में लिप्त परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय किया गया इसके अंतर्गत। और ये परिवारों के लिए विवाह खर्च को समान रूप से साझा करना इसमें अनिवार्य है। ठीक है, और गुजरात है वो 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला? तो वो गुजरात है। और भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।